नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बड़ी खबर आज की बताते हैं आपको। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हर पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। यूपी के दंगल में ओवैसी भी उतर आए हैं। ओवैसी ने यह कहकर यूपी की सियासत का पारा बढ़ा दिया है कि वो योगी आदित्यनाथ को फिर सीएम नहीं बनने देंगे। आज योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी को जवाब दिया, कहा चैलेंज मंजूर है। इस पर आज हम बात करेंगे। ओवैसी की एंट्री से किसका खेल बिगड़ेगा, हमारे साथ राजनीतिक पार्टियों के मेहमान होंगे। लेकिन पहले सुनिए ओवैसी योगी की जुबानी जंग। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। 17 में कांग्रेस और सपा का गठबंधन, 2019 में भी एक गठबंधन हुआ था। बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। जनता सबको देख चुकी है। आज उत्तर प्रदेश की जनता दंगाग्रस्त, अराजक, गुंडागर्दी, वंशवाद, जातिवाद से उभर करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए जब उत्तर प्रदेश की जनता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठ करके आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो, तो ये सब गठबंधन कुछ नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के लोग, हमारे सहयोगी दल मिलकर के प्रचंड बहुमत के साथ इस चुनाव में फिर से 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने 300 प्लस का लक्ष्य हमारे सामने रखा है। 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आगे बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ओवैसी जैसे लोग कुछ माने लगते हैं। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन अभी से दावपेच और बयानबाजी, जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। अनिला सिंह, बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। अजमल खान, प्रवक्ता AIMIM, हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। अजमल खान साहब, आपका सबसे पहले सवाल आपसे ही कि किस आधार पर असदुद्दीन ओवैसी या फिर आप लोग ये सोच रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को आप लोग मुख्यमंत्री बनने से रोक पाएंगे? देखिए, आपको मालूम है कि हमारा छोटे छोटे दलों से लगभग 10 दलों का आपस में गठबंधन है और हम पूरी मजबूती से कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार सत्ता में है उसको डिसलॉज करें। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में यही होता है, जो सरकार सत्ता में होती है उसी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा जाता है। योगी जी इस वक्त सत्ता में, हम उनको डिसलॉज करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं अजमल खान साहब कि कुछ तो आधार होगा ना, आपके कहने का कुछ तो आधार होगा। आपकी पार्टी तो वहां चुनाव लड़ती है जहां मुस्लिम आबादी होती है, आपकी पार्टी जीतती भी वहीं है। अगर बिहार को देख लें या फिर किसी और भी प्रदेश को देख लें तो जीते भी आप लोग वहीं हैं जहां पर मुस्लिम आबादी होती है। तो एक आबादी या फिर एक खास वर्ग को लेकर आप सोच रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री बन जाएंगे, योगी आदित्यनाथ को आप हटा देंगे उत्तर प्रदेश से? देखिए, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, ये दूसरा इशू है। महाराष्ट्र में हम इलेक्शन लड़े ना, 25 साल से ज़्यादा से बीजेपी शिवसेना के अलायंस का MP था, उसको हराया। वहाँ पर तो मुस्लिम बाहुल नहीं थे ना। और दूसरा इलेक्शन हम लड़े थे किशनगंज में, जहाँ पे मुस्लिम बाहुल सीट समझी जाती है बिहार की, वहाँ हम हार गए थे। तो आप लोगों का किस तरह से सोचना है वो एक दूसरी बात। एक बात ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि हम इलेक्शन में हैदराबाद के बाहर पिछले 6 साल से हैं, उसके पहले तो नहीं थे ना। उसके पहले तमाम लोग लड़ रहे थे। यहाँ उत्तर प्रदेश में पहली बार कल्याण सिंह की गवर्नमेंट बनी, 1.5-2 साल चली,
फिर वो गवर्नमेंट से बाहर हुए, फिर कल्याण सिंह की गवर्नमेंट बनी, उसमें 3 मुख्यमंत्री बने। अभी क्या घटनाक्रम उत्तराखंड में चल रहा है वो देख रहे हैं आप। तो राजनीतिक घटनाक्रम है। हमने आपको ये कहा कि हमारी ये कोशिश है जी, जो पार्टी सत्ता में है, योगी जी की जो पार्टी सत्ता में है, हम उसको डिसलॉज करने की भरपूर कोशिश करेंगे। ठीक सर। अनिला सिंह जी, योगी आदित्यनाथ ने तो कह दिया है कि भाई उनको मंजूर है ये चुनौती, लेकिन इस चुनौती को आप लोग कैसे देखती हैं? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र ये है कि हम लोगों को बोला जाता है कि आप लोग एक वेल ऑयल्ड मशीनरी हैं चुनाव लड़ने की। हाँ है, क्योंकि हम जब राजनीति कर रहे हैं तो चुनाव लड़ने के लिए हैं, और जब हम चुनावी मैदान में आते हैं तो राजनीतिक दल जिसके चाहे 2 मेंबर की हो, यानी कि 2 कैंडिडेट जीतने वाले हो, एक भी ना जीत कर आने वाला राजनीतिक दल हो, पर अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो हम उसको चुनौती मानते हैं, और यहाँ पर हम हराने के लिए आए हुए लोगों को, यानी राजनीतिक दलों को हराएंगे और खुद सत्ता में आएंगे। तो चाहे वो ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे वो राजभर साहब की पार्टी हो, चाहे वो यादव साहब की पार्टी हो, या वो बहन जी की पार्टी हो, या मैडम वाड्रा की पार्टी हो, कोई भी हो, हमारे लिए चुनौती है। और हम बिल्कुल उतनी संजीदगी से, उतनी ही सीरियसनेस से, उतनी ही तैयारी से सबके साथ लड़ेंगे और चित करेंगे। लेकिन अनिला जी, एक बात तो सही है कि बिहार में लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना, उससे ज्यादा सीटें ओवैसी की पार्टी को मिली, एमआईएम को मिली। इसके अलावा महाराष्ट्र भी एक उदाहरण है। तो ऐसे में आप लोगों को नहीं लग रहा है कि एक खास वर्ग अगर एक तरफ चला जाता है तो उससे बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है? और फिर जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, उनका कहना बहुत हद तक इसलिए भी जायज है क्योंकि बहुत छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, इसकी चिंता तो वो सब राजनीतिक दल जो झोली फैला कर एक धर्म विशेष की वोट मांगते हैं और उसके लिए किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, उनका चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी किसी के सामने झोली फैलाकर नहीं, पर अपना काम दिखाकर वोट मांगती है। तो जिन लोगों ने इनको वोट बैंक की तरह हमेशा से ट्रीट किया है, और अब ओवैसी साहब यहाँ आकर कहते हैं भाई देखो, आई एम जिन्ना इन मेकिंग, मुझसे बड़ा मुसलमान लीडर कोई हो नहीं सकता है, मैं दिखा दूंगा, हिंदुओं को उनकी औकात दिखा दूंगा। योगी महाराज बहुत बड़े नेता बनते हैं ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हिंदू फेस है, मैं आ गया हूँ, मुसलमानों मैं आ चुका हूँ, अब मुझको वोट देना। और जो लोग मुसलमानों का वोट मांगते हैं, या तो वो ये प्रॉमिस करें कि डिप्टी सीएम बनाएंगे, नहीं तो मुझको वोट दो। तो ये जो कहते हैं ना, माथे पे पसीना जो है वो समाजवादी को आएगा, बीएसपी को आएगा, कांग्रेस को आएगा। बीजेपी कूल है, अपनी तैयारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, डॉक्टर अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर अजीज खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। शुक्रिया। सवाल यह है कि क्या जो ओवैसी कह रहे हैं उसको चरितार्थ आप लोग समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वहां की जनता कर देगी? देखिए सर, अभी मैं सुन रहा था, अनिला जी को सुन रहा था, और भी पैनलिस्ट को मैंने सुना बड़ी गंभीरता से। देखिए, आपने डिबेट में हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने डिबेट में हिंदू मुसलमान का जिक्र कर दिया। यानी इनका कोई डिबेट पूरा ही नहीं होता है जब तक ये हिंदू मुसलमान की बात ना करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने मुद्दों से भागना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई काम इस प्रदेश में नहीं किया 4.5 साल में, इसलिए इनको हिंदू और मुसलमान दिखता। एक बात। दूसरी बात, अभी मैं चैलेंज की बात कह रहा था, अभी सुना मैंने आपका वो चल रहा था, क्लिप चल रहा था कि योगी जी साहब वो चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं ओवैसी जी का। ओवैसी जी का क्या चैलेंज स्वीकार करना, जिनका उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है। भाई 0.2% वोट 2017 में ओवैसी जी को मिले, उनसे क्या चैलेंज स्वीकार करना? अरे चैलेंज स्वीकार करना है तो समाजवादी पार्टी से चैलेंज स्वीकार करें। मैं चैलेंज करता हूं माननीय योगी जी को कि समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी का चैलेंज स्वीकार करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी पूरी जमीन पर उतर चुकी है। देश की जनता और प्रदेश की जनता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है, और हम चाहते हैं कि योगी जी अपने कामों को गिनाएं और कामों को गिना करके 2022 के चुनाव में जाएं। हम वादा करते हैं आपसे कि योगी जी को पूरी तरह से, योगी जी के प्रत्याशियों को, बीजेपी के प्रत्याशियों को ये जनता धूल चटा देगी और इनका जमानत जब्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनके पास बताने को कुछ नहीं है। अजीज खान साहब, एक तो आपने सवाल उठाया। अजीज खान साहब,
आपने सवाल उठाया कि बीजेपी की प्रवक्ता बैठी हुई अनिला सिंह, उन्होंने हिंदू मुसलमान कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ AIMIM के जो नेता बैठे हुए वो भी आपको जवाब देंगे। असदुद्दीन ओवैसी तो इसी आधार पर चुनावी टिकट ही बांटते हैं, फिर वो जीतते हैं या हारते हैं ये एक अलग बात है, उनसे भी जवाब लूंगा। लेकिन ओवैसी के बयान पर बीजेपी हमलावर है, बीजेपी के बड़े नेताओं ने ओवैसी पर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कहा है जरा एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद आएंगे लौटकर। मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, इतना ही कहूंगा ओवैसी देश के सामाजिक समरसता को खत्म करना चाहते हैं, लोगों में जाकर के भ्रम फैलाते हैं और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनेगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने में जिनको जीना है वो जिए। इंशाअल्लाह योगी को कोसते कोसते ये कोसी नदी पहुंच जाएंगे, आप देख लेना। से असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं और ये जो उनके चेहरे पर या उनके लोगों में डर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आदरणीय योगी जी की दहाड़ जो हैदराबाद में थी, उस दहाड़ को अभी तक ये सब के सब उससे इतना खौफजदा हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पूर्वजों ने भारत को बांटा था। ये भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह गैंग के लोग हैं, इसलिए ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर बार बार इस तरह की बातें कहकर एक माहौल को ख़राब करना और अपने डर को भी बताना कि ये डरे हुए लोग हैं, क्योंकि इन्होंने इनकी सोच कभी अखंड भारत की नहीं रही है, ये खंड खंड भारत वाली सोच के लोग हैं। इसलिए ये समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है और उसको लेकर टीका टिप्पणी जो ये करते हैं, तो इन्हें पता है कि देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ किसी मुल्ला की सरकार नहीं है कि ये कोई इस तरह का कृत्य कर ले जाएंगे, क्योंकि अब भारत तेरे टुकड़े होंगे कि गैंग के लोगों के लिए ये बता दें कि हमारी एजेंसियां उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगी जो आज ऐसा सोचेंगे भी भारत को लेकर, क्योंकि ये हमारी अखंड भारत की विचारधारा की सोच की सरकार है। हम भारत को अखंड रखेंगे और जो खंड खंड की सोचते थे उनको खंड खंड करने का काम हमारी पुलिस की एजेंसियां कर रही हैं और आगे भी करेंगी। अजमल साहब, सबसे पहले मोहसिन रजा जो बहुत गंभीर बातें कह रहे हैं, उन्होंने कई बात कह दी। उन्होंने कहा कि खंड खंड जिन्होंने किया है वो सपना क्यों संजो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बन जाए, और भी बहुत सारी बातें की है। उस पर आप क्या कहेंगे एक बार कहिए, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। अनिला सिंह उंगली उठाकर बैठे, उनके पास चलूंगा। देखिए, जिस पुलिस के दम पे वो इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, उसी पुलिस के अत्याचार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संसद में रोते हुए दिखे थे, इससे तो इनकार नहीं है ना। पुलिस का जिस तरह से मिसयूज़ हो रहा है वो काफ़ी है योगी जी को सत्ता से बाहर कर देने के लिए, और उनके मंत्रियों का जो ये अहंकार है कि सब कुछ पुलिस करेगी, तो मेरे ख्याल से प्रजातंत्र में चुनाव ही नहीं होने चाहिए, समझे आप। और जहाँ तक रहा उनके टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब बहुत पुरानी बातें हैं, सारे लोग जानते हैं ये, इसीलिए ये लोग ही हैं बीजेपी में कि ये सब इसी तरह के टाइम पे बोले। मैं जानना चाहता हूँ उनसे भी, आप लोगों से भी, कि भाई यहाँ मुल्लों की सरकार कब रही है? मुल्ला कौन सा वर्ड होता है? यहाँ मुल्लों की सरकार क्या कब अनिला जी जवाब कभी रही क्या? अनिला जी, मुसलमानों ने लगातार हिंदुस्तान में बसने वाले, सुन लीजिए थोड़ा और, बहुत आपने मौका दिया मोहसिन रजा की बाइट सुनाने के लिए। हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों ने लगातार कांग्रेस, समाजवादी, बीएसपी, लेफ्ट, टीएमसी सबको वोट दिया है, और ह्यूमन इंडेक्स पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे मुसलमानों की हालत देख लीजिए। एक दिक्कत हो गई कि एक मुस्लिम समाज का आदमी निकल के मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ है वो कहने की बात करने लगा, तो सारी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, अनिला सिंह। देखिए, ऐसा है कि अजमल खान साहब बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर ये बात जो है इनके ऊपर भी लागू होती है। जिन्ना इन मेकिंग जो ओवैसी साहब हैं, जो मेरे भारत में एक कहते हैं कि नहीं मुसलमानों की बात करूंगा, मैं हिंदुओं की बात नहीं करूंगा, और मुसलमानों को कुछ फायदा अभी तक मिला, जब से देश आजाद हुआ है कुछ फायदा मिला कि नहीं मिला, यानी केवल और केवल इनको मुसलमानों के बारे में सोचना है। तो अभी तक मैं ये पूछना चाहती हूँ, जिस प्रदेश से ये आते हैं वहां पर कितना करा दिया, या जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां पे कितना करा दिया, वहां की सरकारों से कितना डिमांड कर लिया। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। लिटरेसी रेट देख लीजिए, महिलाओं का तो बहुत ही बुरी हालत है। तो अगर मुसलमान आज पिछड़े हुए हैं भारत में, तो उसका दोष क्यों ना मैं ओवैसी साहब को भी लगाऊं,
इनको तो लगाइए, आप कांग्रेस पे भी दोष करिए, समाजवादी, बीएसपी, ऐसे टीएमसी जैसे जो और राजनीतिक दल हैं जिनको मुसलमानों का वोट चाहिए, बिल्कुल पूछिए, पूछना भी चाहिए मुसलमानों की हालत बद से बदतर क्यों हुई। पर ओवैसी को भी सबसे पहले, ओवैसी जी को भी सबसे पहले ये बात, उसका उत्तर देना चाहिए कि क्या आप भी इसके लिए जिम्मेवार हैं कि नहीं। और दूसरी बात ये है वैद्यनाथ जी, एक सेकेंड, हाँ, अभी जो है मुसलमानों की बात हो रही है और खासतौर से दोनों पैनलिस्ट हमारे जो स्पोक्स पर्सन है ये भी मुस्लिम है। मैंने जैसे ओवैसी साहब की पार्टी के प्रवक्ता भाई को चैलेंज दिया कि बता दीजिए आपने कितना कर दिया मुसलमानों के लिए, वही चैलेंज मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाई को देती हूँ। चलिए मैं बताती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के लिए क्या क्या कर दिया और आपने कितना कर दिया। मैं ओपन चैलेंज देती हूँ, अभी का अभी गिनवाइए समाजवादी पार्टी ने अपने टेन्योर में, अखिलेश यादव जी ने मुसलमानों के लिए क्या क्या किया, और मैं बताती हूँ भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या किया, जिससे कि आपके व्यूज तय कर ले कि ये लोग जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, ये लोग जो हमेशा मुसलमानों के वोट मांगते हैं, क्या इन्होंने मुसलमानों के लिए काम किया या भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। बोलिए खान साहब, बोलिए। राष्ट्रीयता दिल में होनी चाहिए, अजमल खान साहब, भारत सर्वोपरि होना चाहिए। अजमल खान साहब जल्दी से उसके बाद जवाब दे रहा हूँ, उन्हें चुप कराइए। जी हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। जी देखिए, पहली बात मैं ये कह दूं, मैं कह दूं कि हमारी पार्टी कहीं सत्ता में नहीं रही। बीजेपी की ही अगर मैं बात करूं तो बीजेपी ये तीसरी बार योगी जी की सरकार है। बीजेपी की 3 सरकारें यहाँ रही ना, हर बार सरकार सत्ता से बाहर गई, दूसरे की सरकार आई, कभी अभी 2 टर्म में बीजेपी की सरकार रिपीट नहीं हुई। क्या काम इन्होंने किया है, बहुत काम करके। अखिलेश की पिछली सरकार काम बोलता के चुनाव पे इलेक्शन लड़ी थी। बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इंडिया साइनिंग के चुनाव पे लड़ी थी। जो कुछ काम किया है उसी को तय करने के लिए चुनाव होते हैं। 5 साल में जनता तय कर देगी कि ह्यूमन इंडेक्स पे कितना विकास किया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे मुसलमानों का या और लोगों का। और जहां तक पुलिसिया अत्याचार रहा उसे मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, बदायूं से लेकर सारी घटनाओं तक को। ये पुलिस काफी है योगी को सत्ता से बाहर कर देने के लिए, योगी की पुलिस काफी है, किसी की जरूरत नहीं है। नहीं, एक सेकेंड खान साहब, एक सेकेंड। अजमल खान साहब एक बार भी नहीं बता पाए कि इनके दल ने कितनी आवाजें उठाई, इन्होंने मुसलमानों के जीवन के बेहतरी के लिए क्या क्या कदम उठवा दिए, कहाँ लड़ाई करी, कहाँ सड़कों पे नजर आए। केवल सरकार में आने दीजिए, करेंगे ना, कभी सरकार में आए क्या? अभी तो इलेक्शन लड़ना शुरू किया है। आप हमसे सवाल पूछे, 3 बार सरकार में रही, क्या किया? उसी पुलिस के अत्याचार से रोई हैं आप। आपके मुख्यमंत्री आवाज उठाएंगे नहीं, मुसलमानों का वोट चाहिए। जो आपके विधायकों ने उठाई क्या आवाज, ये यही आवाज उठानी है कि देश के सैनिक जो है उनको भी हिंदू मुसलमानों में बांट दो, हमारी सीता माँ की बेइज्जती कर दो, हमारे भगवान श्री कृष्ण की बेइज्जती कर दो, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे देकर आवाज साफ नहीं आती। ठीक है अजीज खान साहब, जल्दी से आप जवाब दीजिए, जल्दी से। सर मैं जल्दी से जवाब दे रहा हूं। जल्दी से जवाब कैसे दिया जा सकता, सुनिए सर। देखिए ये दोनों लोग जो, सर 1 मिनट सर, अब मैं अनिला जी को रोकिए सर, पहले अनिल जी को रोकिए, आप पहले थोड़ा मुझे मौका दीजिए सर। देखिए सर, एक बात समझ लें आप कि ये दोनों लोग जिस तरीके से लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं, लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं दोनों लोग जिस तरीके से। देखिए एमआईएम का जब बयान आता है तो बीजेपी के लोग बहुत खुश हो जाते हैं, और साक्षी महाराज ने इस बात को बयान भी दिया, इस बात को कहा भी, ऑन रिकॉर्ड बोला। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। अभी अनिला जी ने कहा साहब आप मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी ने क्या काम किया। मैं तो अनिला जी से पूछना चाहता हूं, क्या संविधान में ये लिखा हुआ है? सर मुझे मौका दे, क्या संविधान में लिखा है कि किसी जात विशेष के लिए आप काम करेंगे? ऐसा हम नहीं काम करते। हम तुष्टिकरण की मौका दीजिए, मौका दीजिए भाई। ये तरीका नहीं, ये तरीका नहीं है। चिल्ला के बात करेंगे, मैं बात नहीं कर पाऊंगा। प्लीज आप मुझे मौका दें, आप अपना टर्म आएगा बात करिए, एक करके आराम से। अपना टर्म आएगा तो बात करिए, अपना टर्म आएगा तो बात करिए। हम ऐसे चिल्ला के नहीं बात करेंगे। आप बोलिए, फिर आप ही बोलिए, एक करके। अनिला जी सुन लीजिए, आप बोलिए। ये तरीका नहीं है बात करने का। क्या काम किया? नहीं, ये तरीका नहीं है, फिर आप ही बोलिए। आप एक करके सर, प्लीज अनिला जी प्लीज, मुझे जवाब सुनिए। सवाल किया तो आपने जवाब सुनिए। क्या काम किया, काम गिनवाइए। ये क्या तरीका है? बोलिए यही है, काम गिनवाइए। काम किया अखिलेश यादव जी ने, ना ओवैसी जी के प्रवक्ता बता पाए, ना आप। ये तरीका है, इतना बड़ा चैनल है। आराम से एक करके। अजीज खान साहब, डॉक्टर साहब बोलिए, डॉक्टर खान बोलिए। एक बात समझे, देखिए भारत का संविधान है, हम संवैधानिक लोग हैं, हम किसी खास कौम के लिए काम नहीं करते हैं। ये बताइए, हमने आगरा एक्सप्रेसवे बनाया तो क्या उसमें मुसलमान नहीं चलता, खाली हिंदू चलता है? क्या हमने एम्बुलेंस सेवा दी 108, 102, क्या उसमें हिंदू चलता, मुसलमान नहीं चलता है?
क्या मैंने जो गोरखपुर और रायबरेली में मैंने एम्स की जमीन दी, तो वो जो जमीन दी और हॉस्पिटल बन गया, क्या उसपे लेकिन डॉक्टर अजीज खान साहब, अजमल खान तो कह रहे हैं ना कि आपने चाहे कुछ भी कर लिया, लेकिन मुसलमानों को देखिए ना इंडेक्स में वो कहां पर हैं, उनका कितना विकास हुआ है, चाहे प्रदेश कोई भी हो, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी रहा हो, प्रदेश का टेन्योर किसी का भी रहा हो। मुझे मौका दे। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम धार्मिक राजनीति नहीं करते, हम धार्मिक उन्माद नहीं पैदा करते, हम लोगों को जोड़ने का काम करते, लोगों को तोड़ने का काम नहीं करते। हम बीजेपी नहीं है जो 2 सीटों से लेकर के 351 पे जो पहुंची है, धार्मिक उन्माद पैदा करके, धर्म को बांट करके, लोगों का दिल तोड़ करके ये बीजेपी आज इस मुकाम पर पहुंची है। हम वो काम नहीं करते, हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, हम विकास का काम करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, और विकास मैंने किया। ठीक है, विकास किया, तो फिर क्यों कह रहे हैं अजमल खान की विकास का फायदा मुसलमानों को नहीं मिला? क्यों कह रहे हैं अजमल खान साहब? ये अजमल खान साहब का अपना नजरिया है, वो जाने इस बात को। हम समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, हम धार्मिक बातें नहीं करते हैं। अजमल खान, देखिए, हमारा नजरिया नहीं है, हम कोई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते नहीं। सारी सरकारी एजेंसीज हैं या कुछ एनजीओ की एजेंसीज हैं। हमारे नजरिए से थोड़ी हो जाएगा। तमाम सरकारों ने कमेटियां अपॉइंट करी हैं, उनकी रिपोर्टें हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट है, तमाम सारी रिपोर्टें हैं। और जो ये बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं इन्हीं से जानना चाहता हूं कि सबसे बड़े समाजवादी नेता इनके माननीय मुलायम सिंह यादव जी की पहली सरकार बीजेपी के सपोर्ट से बनी थी कि नहीं बनी थी, इसको भी बता दें। तो सर मैं वही जानना चाहता हूं अजमल खान साहब, मैं यही समझना चाहता हूं कि आज असदुद्दीन ओवैसी अगर कह रहे हैं कि हम योगी आदित्यनाथ को उखाड़ फेंकेंगे, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, इसका क्या मतलब है? क्या आप लोग ये कह रहे हैं कि कोई मुसलमान मुख्यमंत्री आप लोग तय कर चुके हैं और आपकी पार्टी या फिर आपका गठबंधन अगर जीतता है तो आप लोग उसको बिठाएंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर? या फिर आप लोग ये कहना चाहते हैं कि अभी तक जितने नुमाइंदे थे, अभी तक जितने नेता थे मुसलमानों के, जो ये कहते थे कि वही सोचते हैं मुसलमानों के लिए, वो सब कुछ नहीं करके गए, उन्होंने कुछ काम नहीं किया मुसलमानों के लिए, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी हैं जो मुसलमानों के लिए जानते हैं, पहचानते हैं उनको और उनके लिए काम करना चाहते हैं? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी नेता थे और जिन भी पार्टियों में थे, किसी एक पार्टी का नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ। सब ने जो कुछ किया पिछले 70 साल के डेमोक्रेटिक इंडिया में, वो सब सरकारी रिपोर्टों में सामने है। मुझे नहीं सर, मैं तो ये पूछ रहा हूं अजमल खान साहब, देखिए सर देखिए, क्योंकि आज सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है अजमल खान साहब कि अगर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि भाई वो योगी आदित्यनाथ को उखाड़ कर फेंक देंगे, इससे पहले तमाम तरह की बातें सामने आई कि प्रदेश में 5 साल में इतने मुख्यमंत्री हो जाएंगे, मुसलमान उप मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, वो सब बातें संवैधानिक है, लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर तक अभी तक मुसलमानों का भला किसने नहीं होने दिया? जिन्होंने रहनुमाई की, जिन्होंने अगुवाई की मुसलमानों की, वो नेता कहां चले गए? उनके खिलाफ आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? भाई, सवाल ये है कि जब भी इलेक्शन होता है, जो पार्टी सत्ता में होती है उसी को डिसलाज करने की बात की जाती है। हिंदुस्तान में पहला असेंबली का इलेक्शन नहीं है ना यूपी में, इसके पहले 2017 में जो इलेक्शन हो रहा था, आपके कहने का मतलब सर ये है वाले लोगों की सरकार को डिसलाज करने की बात सारे लोग कर रहे थे। वक्त थोड़ा कम है अजमल खान साहब, इसलिए हम बहुत कम सीटों पे लड़े थे, 20-25। ठीक है, वक्त थोड़ा कम है, इसलिए माफी के साथ अजमल खान साहब, आपके कहने का मतलब यह है कि असदुद्दीन ओवैसी के बयान को उतना तवज्जो नहीं दिया जाए। ये एक आम भाषा में कही गई एक आम बात है, आम बयान है, जिसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई प्रदेश में अगर चुनाव हो रहे हैं तो आप अपनी तरह से इंटरप्रेट करें, योगी जी अपनी तरह से इंटरप्रेट करें, हमारे जो समाजवादी के साथी बैठे वो अपनी तरह से इंटरप्रेट करें। मैं तो इंटरप्रेट आपकी बातों से कर रहा हूं सर अजमल खान, आप हमारी तरह से कहां इंटरप्रेट कर पाएंगे? मैं आपकी तरफ से कर रहा हूं ना, आप कह रहे हैं कि एक बात बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन लड़ा जाता है, जो खिलाफ कोई नेता विरोधी बोलता है तो पावर में सत्ता में होती है उसको डिसलॉज करने के लिए, और हम अपनी पूरी कोशिश से इनको डिसलॉज करेंगे। अनिला सिंह जी बोलिए। देखिए, ऐसा है जनाब जी, मैंने अभी एक ओपन चैलेंज शो किया था, दोनों प्रवक्ता जो है ये उत्तर नहीं दे पाए, ना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। इनकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंची, अगर साहब कुछ करा देंगे तो मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं करवाता हूँ। ठीक है सर, अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री होती है और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं बता पाए कि इन लोगों ने कितना काम किया है मुसलमानों के लिए, और मैंने कहा मैं बीजेपी के काम गिनवा सकती हूँ। अनिला सिंह जी, अनिला सिंह जी, असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया उस पर बात करने के लिए मैंने आपको बुलाया, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आप लगातार समाजवादी पार्टी पर पलटवार कर रही हैं, वार कर रही हैं, तो क्या यह माना जाए कि असदुद्दीन ओवैसी को आप लोग चुनौती मानती ही नहीं है?
इसलिए सीधे सीधे आप सवाल जवाब समाजवादी पार्टी से कर रही हैं। नहीं, मैं तो देखिए ओवैसी जी को ये कहती हूँ ना, तो ओवैसी जी के खुद भी और ओवैसी जी के जो प्रवक्ता हैं और खासतौर से जो वकार साहब हैं, उन्होंने ये डिमांड रखी कि डिप्टी सीएम मुस्लिम का होना चाहिए और सबसे बड़े नेता मुसलमानों के ओवैसी जी हैं। तो मैंने इसीलिए चैलेंज किया कि भाई जहाँ जहाँ आपके विधायक हैं, जहाँ जहाँ आपके काउंसलर्स हैं, आप लोगों ने कितनी लड़ाई लड़ी और कितने मुसलमानों आखिरी कमेंट अजीज खान साहब, डॉक्टर साहब ये कर पाए ना वो लास्ट में आए 20 सेकंड डॉक्टर अजीज खान, 20 सेकंड सिर्फ, अब वक्त नहीं है सर। बस विद्यानाथ जी एक बात समझ ले, अनिला जी ने कहा कि साहब ये अभी तमाम काम गिना रही है कि साहब ये मुस्लिम के लिए किया, ये फला। अरे संविधान क्या कहता है इस देश का? क्या आप बाइफरकेट कर सकते हैं? क्या मुसलमान के लिए अलग काम होगा, हिंदू के लिए अलग काम होगा? संविधान ये कहता है कि इस मुल्क में जो भी काम होगा वो सभी धर्म के लिए होगा, सभी संप्रदाय के लिए होगा। ये बात तो योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं, ये बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं। फिर इस मुद्दे पर और इस सवाल को उठाकर आप लोग डॉक्टर साहब राजनीति क्यों करना चाहते हैं? बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन वापस लौटेंगे।